नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना से जुड़े सहयोग पर बातचीत होगी। अमेरिका में जाकर अमेरिका की सरकार से बातचीत होनी है। विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। 5 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री अमेरिका रहेंगे। ये 5 दिनों का उनका दौरा है। कोरोना से जुड़े सहयोग पर बातचीत होगी। किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार की जाए, कैसे समन्वय बैठाया जाए दोनों देशों के बीच में। तो अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों के विदेश दौरे पर हैं। 5 दिनों तक रहेंगे और अमेरिका में जाकर बातचीत होगी अमेरिकी सरकार से। खासकर जो मुद्दा होगा वो कोरोना को लेकर होगा, कोरोना की परिस्थितियों को लेकर होगा, क्योंकि देश में जैसे हालात है, जाहिर सी बात है विदेशों की मदद चाहिए, विदेशी कंपनियों की भी मदद चाहिए और विदेश की सरकारों की भी मदद चाहिए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश यात्रा पर हैं। 5 दिवसीय अमेरिकी दौरा है विदेश मंत्री एस जयशंकर का, क्योंकि कोरोना के हालात इस समय देश में जिस तरीके के हैं, जाहिर सी बात है विदेशों से बातचीत होना लाजमी है। तो दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा कर दी है। अब दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में 19 अप्रैल रात को 10 बजे से लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी अवधि अलग अलग समय पर बढ़ाए जाने के बाद 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने 1 और हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अभी मौजूदा हालात, लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है। आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं, लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। अप्रैल के महीने में जब पूरे देश में दूसरी लहर आई थी तो बहुत खतरनाक थी और दिल्ली देश का सबसे पहला राज्य था जिसने देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। उस समय लग ये रहा था कि पता नहीं इस वेव से जीत पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन 1 महीने में दिल्ली के लोगों के अनुशासन और संघर्ष की वजह से कोरोना की वेव को कम किया गया है। युद्ध स्तर पर हालातों को कंट्रोल किया गया है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमण दर 36 पहुंच गई थी, यानी 100 लोगों का टेस्ट कराने पर 36 लोग संक्रमित मिल रहे थे। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 2.5 के नीचे चली गई है। अप्रैल में एक दिन में 28,000 केस महज एक दिन में आए थे। पिछले 24 घंटे में 1600 केस आए हैं। युद्ध अभी बाकी है और अभी 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि अगर संक्रमण के मामले घटने का सिलसिला इसी तरह से बरकरार रहेगा, लोग इसी तरीके से अनुशासन में रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करते रहेंगे, तो 31 मई से अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू कर देंगे। कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले 1 हफ्ते भी, मेरा आप सब लोगों से अपील है। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, 1 और हफ्ते का लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ा दिया गया है क्योंकि हालात इस तरीके के हो चुके हैं कि शायद लॉकडाउन ही प्रभावी है। अगर लॉकडाउन रहेगा तभी केसेस कम होते रहेंगे। लगातार कहीं ना कहीं लॉकडाउन का सहारा लिया गया और लॉकडाउन सफल होता नजर आया। एक महीने से पहले जो बात थी, यानी कि अप्रैल के महीने के अंदर वो कहीं ना कहीं डरा थी और लगातार कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार थी बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार कोशिशें विफल नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं संभालने के लिए उन्होंने लॉकडाउन का ही सहारा लिया और लॉकडाउन के लिए कहीं ना कहीं जनता से भी अपील की गई कि जनता उनका सहयोग करना। जनता ने इसको सहयोग नहीं किया और इस वजह से कहीं ना कहीं मई के आखिरी महीने के अंदर या आखिरी वीक के अंदर जिस तरीके से लॉकडाउन सफल होता नजर आ रहा है, तो उससे लगता है कि हाँ, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी था और जनता ने जिस तरीके से सहयोग किया है उसके साथ जारी रखा। कहीं ना कहीं लॉकडाउन की जो रफ्तार, यानी कोरोना की जो रफ्तार थी, वो कहीं ना कहीं रोकती नजर आई है। और पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 1600 के करीब आंकड़े आ चुके हैं। तो उसके साथ जारी रखा कहीं मरने वालों की स्थिति भी सुधरी और कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार थी वो भी कहीं ना कहीं कम होती नजर आई है। लगातार दिल्ली की सरकार ने, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील की कि जनता उनका सहयोग करे और लॉकडाउन हटाने के लिए और उससे लॉकडाउन लगाने के लिए सुझाव मांगे गए थे। वो सुझाव जनता ने दिए और कहीं ना कहीं 1 हफ्ते का
लॉकडाउन और लगाया गया और उसके लिए 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा और उसके बाद दिल्ली सरकार फिर दोबारा अनलॉक किया जाए, यानी कि थोड़ी थोड़ी ढील दी जाए और लगातार जनता को राहत देने की कोशिश की जाए। मतलब कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है उसमें कमी जरूर आई है दिल्ली के अंदर, मगर अभी और राज्यों की स्थिति थोड़ी बहुत बिगड़ी भी है, मगर उनको सुधारना होगा। मगर इसके बाद दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं दिखता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर दुविधा बनती नजर आ रही है। जी राजीव, इतना तो तय है कि अनलॉक एकदम से नहीं होगा, सब कुछ एकदम नहीं खोल दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि धीरे धीरे जो पाबंदियां हैं उनको कम किया जाएगा? लॉकडाउन ऐसे ही रहेगा बट पाबंदियों को थोड़ा 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 शायद कम कर दिया जाएगा, क्योंकि एकदम से अगर लॉकडाउन खोला तो शायद जो अब तक की मेहनत है उस पर कहीं पानी न फिर जाए, ये डर दिल्ली सरकार को है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, अगर ये एकदम से अनलॉक कर दिया जाता है, जब पिछली बार किया गया था तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी, मगर इस बार भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जनता के साथ साथ सहयोग मांगती हुई नजर आ रही है, सहयोग मिलता भी नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें आप अनलॉक की, यानी कि 31 मई के बाद में जिस तरीके से अनलॉक किया जाएगा उसका साफ जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अनलॉक किया जाएगा, एकदम से अनलॉक नहीं किया जाएगा, लगातार थोड़ी थोड़ी ढील दी जाएगी। कुछ फैक्ट्री दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाएगी, कुछ मार्केटों को खोलने दी जाएगा, मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी होगा और इसी के लिए कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार मार्केटों से जो अध्यक्ष होंगे उनसे बोला जाएगा, मार्केटों के प्रधान से बोला जाएगा, लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि जनता कहीं ना कहीं अपनी खरीदारी भी करे, अपनी दुकानदारी भी करे और कहीं ना कहीं 2 पैसे का जो रास्ता है वो भी बना रहे और कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है उसमें भी संयम बना रहे। जी, कोरोना की रफ्तार में संयम बना रहे, इसको लेकर लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल एक दिल्ली सरकार की है, क्योंकि कहा भी जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जैसे हालात थे वो सबने देखे थे। एक दिन वो था जब 24-25 हजार केस सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में आते थे, और जब 24 हजार का आंकड़ा 1600 पर पहुंच जाता है, जाहिर सी बात है बहुत राहत की सांस पब्लिक के लिए भी है, सरकार के लिए भी है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक समय वो भी था जिस समय आपने बताया 24,000, मगर 24,000 नहीं, 27,000 के करीब आ चुके थे आंकड़े और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को डर लगने लगा था, खुद दिल्ली सरकार को डर लगने लगा था, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर जो हालत थी वो बिल्कुल बिगड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार निरंतर जनता से अपील कर रही थी और जनता ने अब बिल्कुल सहयोग देता हुआ नजर आ रही है। जिस तरीके से अब पिछले 24 घंटे के अंदर जो 1600 के करीब आंकड़े आए तो उससे साफ जाहिर है 28,000 से लेकर 1600 तक का आंकड़े आना कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद है और दिल्ली सरकार के लिए भी, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी भी कोशिश कर रही है और इसीलिए जनता से अनुरोध किया गया था कि उनको लॉकडाउन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, सुझाव मांगे गए थे, वो सुझाव जनता ने दिए थे और कहीं ना कहीं 1 हफ्ते का लॉकडाउन फिर दोबारा से लगा दिया गया है, वो भी इसीलिए ताकि जो कोरोना की जो रफ्तार है या फिर कहीं जो ब्रेक लगाए जिसमें कमी आई है वो थोड़ा सा और घटे और कहीं ना कहीं जनता को और ज्यादा राहत मिले। मगर वैक्सीन को लेकर अभी भी दुविधा बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार से वैक्सीन नहीं मिली और मुझे नहीं उसके लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई है कि वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन का टीकाकरण मिल सके। मगर जो 18 साल से नीचे के लोग हैं यानी कि बच्चे हैं जो उनके लिए वैक्सीन कब उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि दूसरी लहर के लिए कहीं ना कहीं बच्चों के लिए घातक बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं घातक के साथ साथ ये बताया जा रहा है बच्चों के लिए ठीक नहीं है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी भी कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी बहुत दुविधा बनी हुई है और दिक्कतें आ रही है। जी, अगर कई कंडीशन है दिल्ली सरकार के सामने, चाहे वो वैक्सीन कंपनी की बात हो, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है वैक्सीन कंपनी से भी कि उनको वैक्सीन चाहिए, तो कंपनी ने साफ कह दिया कि जितनी केंद्र सरकार मांगेगी उतनी वैक्सीन दिल्ली को दी जाएंगी। अब केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार की ठनी हुई है, वहां से कोई उम्मीद नजर इस समय नहीं आ रही है। तो वैक्सीन को लेकर इस समय दिल्ली में क्या चल रहा है? कहीं से भी कोई राहत की उम्मीद थोड़ी सी भी दिख रही है? जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में दुविधा बन रही है, जो तालमेल नहीं बन रहा, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। मतलब दिल्ली की सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने वैक्सीन कंपनी जो है भारतीय बायोटेक उससे भी बात की थी और कहीं ना कहीं उन्होंने भी मना कर दिया कि केंद्र सरकार जितनी वैक्सीन का ऑर्डर दिल्ली सरकार को ले देगी वो उतना ही वैक्सीन देंगे। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से तालमेल नहीं है या दुविधाएं हैं या फिर राजनीति की जा रही है तो कहीं ना कहीं जनता को राहत नहीं मिल रही है। मगर कहीं ना कहीं जनता अभी भी दिल्ली सरकार से कुछ उम्मीद कर रही है कि दिल्ली सरकार किसी भी तरीके से वैक्सीन उपलब्ध कराई है, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए अभी वैक्सीन नहीं है, तो 18 साल से नीचे के लिए बच्चों के लिए किस तरीके से वैक्सीन होगी वो कहीं ना कहीं दिक्कत है, सबसे बड़ी सवाल खड़ा होता है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, मगर दिल्ली सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि दिल्ली की जनता को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है उससे लगता है कहीं ना कहीं 1-2 दिन के अंदर शायद कोई समाधान निकले या रास्ता निकलता नजर आए। जी,
सवाल और मेरा आपसे होगा जो कि बहुत आम है, और मुझे लगता है ये सवाल जो है लगभग हर व्यक्ति के मन में होगा, चाहे वो दिल्ली का हो या फिर दिल्ली से बाहर का हो। और सवाल यह है कि लगभग 1 महीना हो गया हम लॉकडाउन की परिस्थितियों को देख रहे हैं, 1-1 हफ्ते करके लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाता है, और जो कोरोना संक्रमितों का ग्राफ है वो 27,000 से 1,600 पर आ चुका है। अगर इस लॉकडाउन को यूं ही 1 महीने तक रखा जाए तो जो परिस्थितियां हैं लग रहा है कि सामान्य हो जाएंगी, कोरोना बिल्कुल 0 हो जाएगा दिल्ली से। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार को जो तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वो जिस समय 27,000-28,000 के करीब आंकड़े चल रहे थे, अब वो घटकर इतने ज्यादा हो चुके हैं कि लगभग सिर्फ 1600 के करीब रह गए। मगर कहीं ना कहीं कुछ दिन यानी कि 1 हफ्ते के करीब और लॉकडाउन चलता है तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े और ज्यादा घटेंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी राहत की साथ मिलेगी। मगर कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो दुविधा है वो जल्दी से जल्दी दूर होनी चाहिए, क्योंकि जनता की यही चाहती है कि वैक्सीन उन तक उपलब्ध हो, ताकि जो कोरोना की जो लहर है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। क्योंकि जब टीकाकरण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो अटैक है वो उस पर नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं असर कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा। मगर दिल्ली सरकार अभी भी केंद्र सरकार के पास गुहार लगा रही है, बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस की पार्टी के जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्होंने भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। वैक्सीन जो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में या फिर जो लाइसेंस देने की बात है वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से कही गई, मगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कड़ा रुख अपनाया नहीं जा रहा जिससे कहीं ना कहीं सरकारों को और जनता को राहत मिलती नजर आए। जी, बार केंद्र को लिखी जा रही है लेकिन कोई मदद की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब वैक्सीन कंपनी, अगर भारत की बात हो, वहां से मदद की गुहार लगाई तो वहां से भी मदद नहीं की गई है, क्योंकि वहां जो है वो केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है। अब ग्लोबल टेंडर की बात आ जाती है, ग्लोबल टेंडर भी दिल्ली की तरफ से निकाला गया है। कहीं से कोई मदद की उम्मीद ग्लोबल टेंडर को लेकर अब तक? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ग्लोबल टेंडर निकाला वो भी कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि दिल्ली की जनता को राहत मिले और वैक्सीन मिले, मगर अभी भी कहीं ना कहीं कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मतलब दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार के पास गुहार लगाने की बात हो या फिर कंपनियों के पास गुहार लगाने की बात हो या फिर और राज्यों से मदद मांगने की बात हो, वो लगातार कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं से भी अभी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। मगर यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने खुद केंद्र सरकार ने कहा है कि जो विदेशों से वैक्सीन आई है वो भी कहीं ना कहीं जनता तक उपलब्ध कराई जाए, मगर अभी तक विदेशों से जो वैक्सीन है यानी कि फ्रांस की जो वैक्सीन है वो भी अभी दिल्ली की जनता तक नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही थी दिल्ली सरकार के द्वारा कि वैक्सीन उपलब्ध हो, मगर अभी तक जो तालमेल की दिक्कत है वो सबसे बड़ा खामियाजा होना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति की जा रही है। केंद्र सरकार बार बार दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाती है और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार के पर्याप्त वैक्सीन मिल रही है, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर दिक्कतें जरूर है, क्योंकि दिल्ली सरकार और ना ही केंद्र सरकार दोनों ही तरफ से ये नहीं स्पष्ट किया जा रहा है कि वैक्सीन कितनी दी जा रही है, वैक्सीन कितनी मिली है, और वैक्सीन को लेकर जो भी दुविधाएं हैं वो सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि जनता को भी पता लगे कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार ने दी और कितनी वैक्सीन दिल्ली सरकार को मिली, ताकि कितनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया और कितनी वैक्सीन भाई बाकी है। ये सारा स्पष्टीकरण होना जरूरी है, मगर अभी तक ये स्पष्टीकरण केंद्र सरकार की तरफ से भी नहीं किया जा रहा है, ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जी राजीव, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि केसेस लगातार कम होते चले जा रहे हैं। सरकार को भी ऐसा लगता है कि केसेस का कम होना सिर्फ और सिर्फ इसका कारण लॉकडाउन है। इस वक्त की बड़ी खबर एक आपको बता देते हैं जो कि सीधे केरल से सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। केरल से नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। नए विधायकों को शपथ दिलाए जाने का कार्यक्रम प्रोटेम स्पीकर पीटीए रहीम शपथ नए विधायकों को दिलवाएंगे। तो केरल से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो सरकार बनी सुबह 9 बजे ये प्रक्रिया शुरू होगी। शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें कि प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। नई सरकार बनी है, अब विधायकों को शपथ दिलाने की जो प्रक्रिया है आज 9 बजे उसका समय रखा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी केरल से सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं हम। आज नए विधायक वहां पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, तकरीबन 9 बजे का समय है जब प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे पद और गोपनीयता की। और मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और आने वाले कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुंबई में लगातार बेड की कमी दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मालाड की अगर बात करें तो वहां पर अस्पताल तैयार करने का फैसला किया है, और जिसका भूमि पूजन करके काम शुरू भी कर दिया गया है। सरकार द्वारा अस्पताल तैयार करने का जिम्मा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को सौंपा गया। इस अस्पताल में 384 बेड का आइसोलेटेड वार्ड और 1584 बेड के अलावा 190 आईसीयू बेड, 20 डायलिसिस यूनिट वार्ड,
14 उपचार से पहले का बेड बनाया जा रहा है और ये मुंबई का अब तक का सबसे बड़ा जंबो कोविड सेंटर होगा, जिसमें पार्किंग से लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अस्पताल में आने वाले कोरोना क्रिटिकल मरीजों का भी उपचार किया जा सकेगा। तो मालाड जंबो कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आए महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने बेड की कमी को पूरा करने के लिए यहां मुंबई का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद हैं। पिछले कुछ समय से मुंबई में तेजी से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। रोजाना 8,000 से 10,000 के करीब केस आ रहे हैं। मौजूदा समय में कोरोना वायरस से संक्रमित 83,934 एक्टिव केस हैं, इसलिए सरकारी और निजी अस्पताल में मरीजों के लिए बेड कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में उपनगर में जंबो अस्पताल तैयार करने की योजना बनाई गई है। अस्पताल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। MMRDA ने जो तैयारी की है वो बहुत ही उम्दा है। आपको पता होगा कि जो BKC में भी अपना सेंटर बना था वो रिकॉर्ड टाइम में बना था। शायद इस देश का पहला जंबो सेंटर, आउटडोर जंबो सेंटर BKC में बना था। पिछले वक्त ही मंत्री महोदय असलम शेख साहब ने भी यही जगह बताई थी कि ये एक अच्छी जगह रहेगी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट फेज जो थर्ड वेव है उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है, अप्रैल से शुरू कर दी है, जबकि सेकेंड वेव चल रही थी। हमारा यही मानना है कि हमारा पहला जो कर्तव्य है वो हर एक नागरिक को सुरक्षित रखना है और उसी पे हम फोकस करके आगे जा रहे हैं। मुंबई से महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के बीच जिस तरह से लगातार तीसरी लहर आने की बात बताई जा रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र शासन ने लगातार उसकी तैयारी कर ली। इस समय उपस्थित है मुंबई के मालाड इलाके में, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और उनके साथ यहाँ के स्थानीय विधायक और पालक मंत्री असलम शेख मौजूद है। देखिए तस्वीरें आपके सामने लगातार कि असलम शेख और आदित्य ठाकरे यहाँ पर जो है प्लान ऑफ एक्शन और नक्शे की पूरी जांच कर रहे हैं कि किस तरह से इस मालाड वेस्ट में जंबो कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कि तस्वीरें दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि इसकी तैयारियां भी बखूबी शुरू कर दी गई है। लगातार यहाँ पर जो है बेड जो सेट बनाने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने जानकारी दी कि 2140 बेड का यह हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसमें 1584 बेड जो ऑक्सीजन के बेड रहेंगे, बाकी अन्य जो करीब 190 के आसपास के जो बेड रहेंगे वो आईसीयू वाले बेड रहेंगे, बाकी 300 के आसपास जो बेड रहेंगे नॉन ऑक्सीजन वाले बेड रहेंगे। इस तरह की तैयारी लगातार की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां की गई है, उसमें बताया गया कि खासकर बच्चों को ज्यादा इफेक्ट होगा, इसको लेकर भी खासा तैयारी MMRDA द्वारा बनाई जाए। ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं MMRDA द्वारा ये हॉस्पिटल को बनाया जा रहा है। जिस तरह से MMRDA ने अब तक मुंबई को 2000 से ज्यादा बेड वाला हॉस्पिटल बनाकर दिया है। लिहाजा इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से MMRDA को इस प्रांगण में 2000 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए सौंप दिया है। जिस तरह से लगातार तैयारियां चल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने बाद यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी आदित्य ठाकरे जी ने कहा है कि ये जो तैयारी है हम तीसरी फेज को देखकर कर रहे हैं। हालांकि ये पूरी तैयारी जो है अप्रैल से शुरू कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि फर्स्ट फेज के बाद दूसरे फेज में जिस तरह से लगातार बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू की कमी होने लगी थी, उसको देखते हुए यह मालाड वेस्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। यानी कि 2000 बेड का यह हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसमें तमाम वो सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताते ये पूरा प्रांगण है, 40,000 स्क्वायर फीट का ये प्रांगण है, जिसमें ये हॉस्पिटल बनाया जाएगा। तमाम तैयारियां आप देख पा रहे हैं कि लगातार MMRDA के कर्मचारी लोग लगे हुए, इसको जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये सूचना मिल रही थी कि कोरोना महामारी के जो तीसरा फेज आएगा उसमें सबसे ज्यादा जो असर होगा वो बच्चों में देखा जाएगा, इसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से समय लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ये मुंबई का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है जिसका शुभारंभ आदित्य ठाकरे ने किया है। कब से इसके जो निर्माण प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और अब तक की जो प्रोसेस है वो कहां तक पहुंची है? देखिए इसका निर्माण कार्य कल से शुरू कर दिया गया है। हालांकि आदित्य ठाकरे का निरीक्षण करने पहुंचे थे कि किस तरह की शुरुआत की जाएगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। प्लान ऑफ एक्शन के लिए वहां के स्थानिक MMRDA के जो CEO थे उन्होंने बाकायदे और वहां के स्थानिक जो इंजीनियर थे उन्होंने बाकायदे पूरे प्लान को समझाया कि किस तरह 2140 बेड का ये सबसे बड़ा डेडिकेटेड जंबो कोविड हॉस्पिटल होगा, जो मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। लिहाजा आदित्य ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से पहली लहर में देखा गया
कि कहीं कहीं बेड की कमी नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी लहर में लगातार मुंबई के अलग, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बेड नहीं मिलने की शिकायत आ रही थी। इसको लेकर मुंबई महाराष्ट्र में अलग अलग बड़े कोविड हॉस्पिटल बनाए गए जो लगभग 1,000 के आसपास थे। लेकिन अब यह निर्णय लिया गया कि मुंबई मलाड इलाके में इस तरह के 2,000 बेड वाले बड़े हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। ऐसे में 384 बेड जो आइसोलेशन बेड होंगे, वहीं 190 बेड जो आईसीयू वाले बेड होंगे, बाकी 1,534 बेड जो होंगे वो ऑक्सीजन वाले होंगे, बाकी 40 ट्रायल बेड होंगे। जब कोई पेशेंट आएगा, लक्षण दिखेगा तो उनको वहां भर्ती किया जाएगा। इस तरह की सुविधाएं जो है लगातार दी जा रही है। मुंबई का सबसे बड़ा यह हॉस्पिटल होगा। जी, कहाँ से, कब से इसकी शुरुआत हुई, ये आइडिया किसका था, और जिस तरीके से ये हम बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, रूपरेखा हम देख रहे हैं, किस तरीके इसका जो स्ट्रक्चर था उसमें किसका आइडिया था इसको तैयार करने में? सरकार का, देखिए आदित्य ठाकरे का, या फिर प्रशासन का? देखिए, आदित्य ठाकरे ने बताया कि ये आइडिया जो है पालक मंत्री असलम शेख का था, क्योंकि असलम शेख ने पहली लहर में ही बताया था कि अगर मलाड वेस्ट में ओपन प्लॉट है, रहीजा का प्लॉट है जो बीएमसी कंडक्टेड है, अगर वहां पे इस तरह का बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाता तो काफी फायदा होगा। लेकिन दूसरी लहर में जिस तरह से देखा गया कि लगातार लोगों को बेड की कमी आ रही है, लेकिन क्योंकि तुरंत बेड बनाना संभव नहीं था, उसको लेकर उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन तैयार रखा था। लेकिन जब ये जानकारी मिली स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि तीसरी लहर आने वाली है जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे, तो ऐसे में आदित्य ठाकरे ने मन बनाया क्यों न मलाड जो प्लॉट निर्धारित किया गया उसमें बेड बनाया जाए। उसको लेकर जो है एमएमआरडीए के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग में पारित हुआ कि जो बड़ा हॉस्पिटल बनेगा उसको भी एमएमआरडीए ही बनाएगी। उसको लेकर जो है अब आखिरी रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई। कितने समय में यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा और कब से इसकी सुविधाएं पब्लिक को मिलनी शुरू हो जाएंगी? देखिए काजल, एमएमआरडीए प्रशासन ने 1 महीने का वक्त जरूर लिया है, लेकिन माना जा रहा है 1 से 1.5 महीने लगेंगे इसको तैयार होने में। तो उसके बाद से इसको जो है जो इसका प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी जाएगी। 1 महीने का वक्त जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं हम वो भी दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के अगर अन्य अस्पतालों की बात कर ली जाए, मुंबई के अगर अन्य अस्पतालों की बात कर ली जाए, इस समय उनके क्या हालात है? क्योंकि कोरोना काल में भले ही जो संक्रमितों का ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो हालात हैं वो बदले नहीं हैं अभी भी। जी देखिए काजल, मुंबई महाराष्ट्र में बेड को लेकर कोई इस तरह की कमी नजर नहीं आ रही, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को 20% बेड खाली करने और जो बीएमसी के तमाम हॉस्पिटल है उसमें भी जो है 40 से 45% बेड खाली करने के निर्देश किया है, जिसको लेकर लगातार बीएमसी और तमाम जो अधिकारी है वो आला कमान वो जांच भी कर रहा है। ऐसे में बेड और वेंटिलेटर और फिर ऑक्सीजन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लगातार जो मरीजों का ग्राफ था वो कहीं न कहीं गिरा हुआ है। 80,000 के पास जो मरीज आते थे वो 30,000 24,000 के आसपास आ गए हैं। मुंबई में अगर आंकड़े की बात करें तो 2,000 के आसपास वो आंकड़े आ गए हैं। हालांकि मौत का जो मामला है वो कहीं न कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिकवरी रेट जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली है 92.17 है, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं बढ़ा हुआ ही है। ऐसे में चिंता का जो विषय बन रहा है वो कहीं न कहीं मौत है। आदित्य ठाकरे खुद इस अस्पताल का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे, उन्होंने वहां पर बातचीत भी लोगों से की। क्या लग रहा है ये जो अस्पताल है अन्य अस्पतालों से क्या अलग हो सकता है? अगर होगा तो किस तरीके से होगा, किन मायनों में होगा? जो सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर होंगी, भले ही कोविड मरीजों के लिए हो या फिर अन्य मरीजों के लिए हो, कुछ अलग देखने को मिलेगा? बिल्कुल काजल, देखिए ये डेडिकेटेड जंबो कोविड सेंटर है, यानी कि यहाँ जो ज्यादा क्रिटिकल मरीज होंगे उनको ही यहाँ जो है रखा जाएगा। और अन्य जो अहम बातें हैं, तीसरी लहर में जिस तरह से बच्चों को लेकर बातें सामने आ रही है उसको लेकर भी तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है कि किस तरह से तीसरी लहर का असर होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी से ये लगातार ये डरावने संदेश आने लगे हैं कि तीसरी लहर आएगी तो सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे, तीसरी लहर का जो वेग होगा वो काफी तेज होगा। ऐसे में जो संक्रमितों की संख्या होगी बढ़ सकती है, इसको लेकर कहीं न कहीं उन्होंने चिंता जाहिर की है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमारी पूरी तैयारी है तीसरी लहर से निपटने के लिए। अभी महाराष्ट्र में ढिलाई और पाबंदियों को लेकर क्या स्टेटस है? जी काजल, देखिए जिस तरह से मुंबई में करीब 9 से 10 महीने लगातार लॉकडाउन लगे थे, कड़े लॉकडाउन थे, उसके बाद जो दूसरी लहर आई उसमें लॉकडाउन जरूर लगा दिया गया, लेकिन तमाम सहूलियत दी गई थी।
दुकानें जो थी 7 बजे से 11 बजे तक खुलने की थी, जरूर खुलती है, लेकिन कुछ पाबंदियां ऐसी थी कि कुछ ही दुकानें खुलेगी। लेकिन देखा जा रहा है कि तमाम दुकानें अब धीरे धीरे खुलने लगी है। लेकिन सबसे अहम बात है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करते हुए खोलते हैं। इसको लेकर जरा भी लापरवाही कोताही आती है तो बीएमसी और मुंबई पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे में रोड सड़कों पे जरूर दिखते हैं, लेकिन मास्क लगाए हुए दिखते हैं। इस तरह से एक कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं लोगों के मन में कोरोना का जो डर है वो अभी भी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई में जो अब अस्पताल बनने वाला है, ये जो हम आपको इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो ये अस्पताल का स्ट्रक्चर है, ये मुंबई का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल होगा, जिसका शुभारंभ खुद आदित्य ठाकरे ने किया है। और उनका साफ तौर पर कहना है इसमें जो सुविधाएं होंगी वो एकदम अलग होंगी। कोविड के टीकों के निर्माता कंपनी में से एक मॉडर्ना ने पंजाब सरकार को सीधे टीके भेजने से इनकार कर दिया है। कंपनी के अनुसार उसकी नीति के तहत वो सिर्फ भारत सरकार के साथ ही समझौता कर सकती है, न कि किसी राज्य सरकार या फिर निजी पक्ष के साथ। टीकाकरण के लिए पंजाब के स्टेट नोडल अधिकारी और सीनियर आईएएस अधिकारी विकास गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा राज्य में जल्द टीकाकरण यकीनी बनाने के लिए सभी संभावित स्रोतों से टीकों की खरीद के लिए विश्वव्यापी टेंडर तय करने की संभावनाओं का पता लगाने संबंधी निर्देश पर अमल करते हुए सभी टीका निर्माताओं से अलग अलग कोविड टीकों की सीधी खरीद के लिए संपर्क किया गया था। ये संपर्क स्पुतनिक वी, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ किया गया, लेकिन अभी तक सिर्फ मॉडर्ना की ओर से जवाब आया है। स्टेट नोडल अधिकारी गर्ग ने यह कहा है कि अब तक सिर्फ मॉडर्ना ने आए जवाब में कंपनी से राज्य सरकार के साथ समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि वो सिर्फ भारत सरकार के साथ ही समझौता कर सकती है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार पिछले 3 दिनों में पहले और दूसरे चरण के लिए टीकाकरण बंद करने के लिए मजबूर है। राज्य में टीकों की कमी को पूरा करने के लिए और टीके खरीदने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अब तक टीकों की 44 लाख से कम खुराकें मिली हैं। देश में फिलहाल 2 कंपनियां वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण कर रही है। भारत में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी अब आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। हालांकि आपूर्ति का संकट बना हुआ है। ऐसे में राज्य फाइजर, मॉडर्ना और अन्य वैक्सीन निर्माता विदेश कंपनियों से भी लगातार संपर्क साध रहे हैं। तो राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार को ही अभी आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण का भार उठाना चाहिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देख रही है एएनबी न्यूज। नमस्कार।